मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं। हम लोगों ने अगर बात करें तो संविधान के स्रोत को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग संविधान के संघ और राज्य क्षेत्र से प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पॉलिटी की एक क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है और उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी मेरे भाई बहन चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कहना है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना था? तो अगर हम लोग बात करें किसकी, तेलंगाना की आपसे बात हो रही है। तेलंगाना जो है ये किस राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना था? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो आप आंसर कर दोगे आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और कब बना है तो आपको तारीख भी याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है, 2 जून 2014। ठीक है, कब? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना है, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो ये भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके बाद राज्यों की संख्या घट करके फिर से 28 हो गई। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे हैदराबाद। ठीक है, क्या कर दोगे? तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर कर दोगे मूसी नदी। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर कर दोगे मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, क्लियर है? तो जितनी चीजों को अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, हाईलाइट करता चल रहा हूँ, उनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री अगर नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में, अगर हम लोग बात करें जैसे केंद्र शासित प्रदेश में, आप उदाहरण ले लो दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर दिल्ली का शासन प्रशासन कौन संभालेगा? उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, क्या होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो उपराज्यपाल होंगे ये क्या करेंगे? तो ये वहां की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। और आपको पता है कि जो उपराज्यपाल होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ये क्या होगा? ये केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त होता है, तो इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, आपको फिर से कहूंगा उतनी चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न और बन जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा थी वो क्या थी? वो निलंबित हो गई थी। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो 3 जगहों पर विधानसभा है। कहाँ कहाँ पर? अगर वर्तमान में पूछे तो 3 जगहों पर, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है? तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा, तो आप आंसर करोगे 3। कौन कौन से वो 3 होंगे? तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर, पांडिचेरी और क्या हो जाएगा? और दिल्ली। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पांडिचेरी या फिर कहो पुदुचेरी और फिर आप कर दोगे दिल्ली। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र और गुजरात को भाषा के आधार पर किस वर्ष अलग किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे, और गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे। और इस भाषा के आधार पर इन दोनों राज्यों का क्या होगा? तो इन दोनों राज्यों का जो है अलग कर दिया जाएगा, इन दोनों राज्यों का विभाजन कर दिया जाएगा और
1960 में किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो जाएंगे और इनका फिर से एक गठन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1960 में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन क्या हो रहा है? तो राज्यों का गठन किया जा रहा है किस आधार पर? भाषा के आधार पर। बाकी राज्यों को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें तो बाकी राज्य भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1963 में अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड राज्य का गठन होगा। 1966 में अगर हम लोग बात करें तो पंजाब और हरियाणा का क्या होगा? तो 1966 में अगर हम लोग बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा का भी विभाजन कर दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा, पंजाबी भाषा हरियाणवी भाषा बोलने वाले। ठीक है, 1966 में अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का भी गठन किया जा रहा है। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि मेघालय का गठन किस वर्ष हुआ, या फिर मणिपुर त्रिपुरा का गठन किस वर्ष हुआ, या फिर आपसे पूछ लेगा जैसे यहाँ पर पूछ लिया महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ। ठीक है, नागालैंड से आपसे प्रश्न बन जाएगा कि नागालैंड का गठन कब हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? अगर भारत की सीमा में परिवर्तन करना है, भारत की क्या हो जाए? भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश मान लो इतना बड़ा है। ठीक है, क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अब मान लो इसकी सीमा में हमको परिवर्तन करना है और उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा करना है, तो बताइएगा तो इसकी सीमाओं में कौन परिवर्तन कर सकता है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और मान लीजिए दिल्ली के कुछ जिलों को या फिर बिहार के कुछ जिलों को इसमें क्या करना, शामिल करके उत्तर प्रदेश को बड़ा कर देना है। तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कौन होगा? किसी भी राज्य की सीमा में, किसी भी राज्य की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव करने के लिए, उसको बदलने के लिए कौन प्राधिकृत अधिकारी होता है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर। कौन करेगा? सिर्फ संसद कर सकती है, सिर्फ संसद ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण और पुनर्गठन के संदर्भ में क्या किया गया है? तो प्रावधान किया गया। राज्यों का निर्माण करना है या फिर उनका पुनर्गठन करना है, उसके संदर्भ में कहां पर? अनुच्छेद 3 में प्रावधान किए गए हैं और यह अधिकार प्रावधान जो है सिर्फ किसको? संसद को सौंपा गया है। क्लियर है? ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं और इन सब संदर्भों में अगर हम लोग बात करें तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ संसद के पास। किसी नए राज्य का गठन करना हो, जैसे तेलंगाना एक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर पाएगी। किसी भी राज्य क्षेत्र का विस्तार करना है, ठीक है, किसी भी राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना है तो ये काम कौन करेगा? सिर्फ संसद करेगी। किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना है, मान लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक ही में था, फिर बाद में क्या किया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र घट गया, तो ये भी काम कौन करेगा? सिर्फ संसद करेगी। राज्य की सीमाओं में बदलाव कौन कर सकता है? तो ये भी संसद करेगी। और किसी भी राज्य के नाम में बदलाव करना है तो ये सब काम कौन करेगा? तो ये सब काम सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, कौन करेगा? तो सिर्फ संसद कर सकती है कानून बना करके। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ठीक है, तो भारत का 2014 में अगर हम लोग बात करें तो 2014 में 29वां राज्य कौन बन रहा है, ये आपको बताना है। भारत का 29वां राज्य 2014 में कौन बन रहा है? क्या आंसर कर दोगे? तभी हम लोगों ने पढ़ा था तेलंगाना आंसर कर दोगे। ठीक है, तेलंगाना का गठन कब हो रहा है? तो आप याद रखेंगे 2 जून 2014 को। ठीक है, कब? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो रहा है और यही कारण है कि तेलंगाना स्थापना दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 2 जून को। 2 जून को आप तेलंगाना स्थापना दिवस कहोगे। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बन रहा है, भारत का 29वां राज्य बन रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पर वही बात बताई गई है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना रहा है? तो 29वां राज्य बन रहा है। ये तो प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख किया गया? भारत क्या है? तो भारत के संदर्भ में आप हमेशा याद रखोगे कि भारत जो है वो क्या है? तो वो यूनियन है। ठीक है, क्या है? तो भारत हमेशा याद रखेंगे क्या है? तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। ये कहां पर कहा गया है? तो ये आपको अनुच्छेद 1 में कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया। भारत अर्थात इंडिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। अनुच्छेद 1 में इस बात को दोहराया गया है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो
ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 दिया है, तो वो भी आपको देखने की आवश्यकता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 35A की बात करें तो फिलहाल अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इस अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या होगा, तो अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया। और ये किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के लिए ये अनुच्छेद 35A विशेष प्रावधान करता था, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 35A के तहत जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता था। आपको पता था कि जब जम्मू कश्मीर का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, ठीक है। क्या थी, जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जिसमें क्या थी, दोहरी नागरिकता थी। तो ये अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को क्या करता था, तो विशेष नागरिकता प्रदान करता था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यह अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता था। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो अस्थायी लोग हुआ करते थे उनके लिए ये अनुच्छेद 35 से नागरिकता की व्याख्या करता था, ठीक है, याद रखेंगे। फिलहाल अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको समाप्त कर दिया गया, अब इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक। चलिए अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इनका प्रावधान, इनको विशेष अधिकार का दर्जा कहाँ कहाँ दिया गया था, इनको जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 35 से और अनुच्छेद 370 के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। फिलहाल अभी इनको समाप्त कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, विभाजन करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या। तो जब तेलंगाना का गठन हुआ था, जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, तब भारत में राज्यों की संख्या बढ़कर के 29 हो गई थी, ठीक है। कितनी, 29 हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई, वर्तमान में 28 हो गई, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बताइएगा किस वर्ष उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस वर्ष शामिल हुआ। बताइएगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस वर्ष शामिल हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य की स्थापना जो है देखो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा राज्य की स्थापना अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं। और आगे चल करके 1950 में, ठीक है, कब, तो 1950 में उड़ीसा जो है ये भारत संघ में शामिल होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बन रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 1950 कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई। तो अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर करोगे नागालैंड को, ठीक है। किसको, तो नागालैंड को आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, नागालैंड, क्लियर है। नागालैंड की स्थापना कब हो रही है, अगर आपसे पूछ ले, तो नागालैंड की स्थापना होगी 1963 में। और नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इसकी आधिकारिक भाषा है वो क्या है, तो वो अंग्रेजी है, ठीक है, याद रखेंगे। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो वो अंग्रेजी है। और स्थापना कब हो रही है, तो 1963 में हो रही है, क्लियर है। यहाँ पर कुछ और राज्य हैं जिनको विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो आप देख लीजिए किस अनुच्छेद में किस राज्य के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बात करेंगे तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान किया गया। नागालैंड के लिए बात करेंगे तो अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड में। असम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 371B में। मणिपुर के लिए बात करेंगे तो अनुच्छेद 371C में। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए बात करेंगे तो अनुच्छेद 371D में प्रावधान किया गया, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1949 में भारत का हिस्सा बना। बताइएगा तो 1949 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा राज्य भारत का हिस्सा बना था। 1949 की बात हो रही है, ठीक है, कब की, तो 1949 की बात हो रही है। सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, क्या आंसर कर दोगे,
आप आंसर कर दोगे त्रिपुरा को। 1949 में त्रिपुरा जो है ये भारत का हिस्सा बन रहा है। और आगे चल करके अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिपुरा को 1963 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा और 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में त्रिपुरा जो है वो भारत का हिस्सा बना। 1963 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1972 में अगर हम लोग बात करें तो त्रिपुरा को क्या किया गया है, तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और त्रिपुरा याद रखेंगे एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से क्या है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से क्या है, तो जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किए गए, बताइएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया, कौन सा भाग है, भाग आपसे पूछ रहा है, भाग आपसे पूछ रहा है कौन सा भाग है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे भाग 8। ठीक है, कौन सा भाग है, तो आप आंसर कर दोगे भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, भाग अगर हम लोग बात करें तो भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। क्लियर है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ, 21 जनवरी 1972 को। देखो 1972 में अगर हम लोग बात करें तो 3 राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, कितने, तो 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से, तो एक तो मेघालय करोगे, दूसरा आप मणिपुर करोगे और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आप त्रिपुरा करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग 1972 की बात करें तो 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर लोग बात करें तो मेघालय का गठन कब हो रहा है, 1972 में हो रहा है। तेलंगाना का गठन 2014 में हो रहा है। उड़ीसा का गठन 1950 में हो रहा है। और गोवा की बात करेंगे तो 1987 में। गोवा का गठन कब हो रहा है, तो गोवा का गठन हो रहा है 1987 में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभी हाल ही में राज्य बना है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो अभी हाल ही में दिए गए ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, तेलंगाना कर दोगे। तेलंगाना अभी हाल ही में राज्य बना है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर वही सारी चीजें बात की गई जिनको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना, ये भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सिक्किम को सिक्किम जो है ये भारत का एक राज्य कब बना, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा कब मिला, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 1975 में। अच्छा, सिक्किम के संदर्भ में 2 अमेंडमेंट हुए हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो आपका 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1974 जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक तो 35वां संशोधन 1974 है जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा आपको याद रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर 2 संशोधन है और दोनों को आपको याद रखना है। एक तो 35वां संशोधन 1974 जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और दूसरा जो संशोधन है वो कौन सा है, तो वो आप आंसर करोगे 36वां संशोधन 1975। ठीक है, 36वां संशोधन 1975 जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र को गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र को गोवा के साथ मिलाने का विकल्प दिया गया था, कब दिया गया था, क्या आंसर कर दोगे, आंसर कर दोगे 1967 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी और इनके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा के लिए क्या किया गया था, तो गोवा को महाराष्ट्र में मिला देने का विकल्प रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बाद में अगर हम लोग बात करें तो गोवा को क्या किया जाएगा, तो गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कब, 1987 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद और अनुसूचियों से हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, अनुच्छेद और अनुसूचियों से। पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का किस अनुसूची में उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है किस अनुसूची में उल्लेख है, तो क्या आंसर करोगे। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में। ठीक है, कहां पर, 7वीं अनुसूची में। इसको और क्या कर सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्तियों का
शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो भी आप आंसर क्या करोगे, तो भी आप आंसर करोगे 7वीं अनुसूची। ठीक है, कहां पर, तो शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है, तो आप आंसर करोगे 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर कहें शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में। क्लियर है। चलिए, यहां पर आपको कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहां पर गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन या फिर कहोगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया और 12वीं जो अनुसूची है इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका का उल्लेख किया गया। तो ये आपको सभी अनुसूचियां याद करनी है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न गारंटी के साथ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो अभी तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कहां पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पर है, तो आप आंसर कर दोगे 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। अगर हम लोग पहले बात करें, जो संविधान हमारा मूल रूप से जो संविधान बना था, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में अगर हम लोग 8वीं अनुसूची में बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, कितनी भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और 71वें संशोधन 1992 के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और 92वें संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 71वें संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और 92वें संशोधन 2003 के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो 2003 के द्वारा क्या हो रहा है, तो मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा जा रहा है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 22 हो जाएगी। ये सभी संशोधन आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया, तो अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कितने भागों में। तो आपको पता है भारतीय संविधान कितने भाग में है, तो 22 भाग हैं। गणना की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो 25 भाग है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 25 नहीं है, 22 है, तो हम लोग 22 आंसर कर देंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 भाग हैं, 395 मूल अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो कितने, तो 25 भाग हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 25 भाग हो जाएंगे। ठीक, भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 25 दे रहा है। अगर 25 ऑप्शन में दे रहा है तो फिर हम लोग 22 वाला ऑप्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ठीक है, कितना, तो अगर हम लोग भारतीय संविधान में बात करें तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग कुल भाग की बात करें तो 12 है, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 नए भाग जुड़ जाते हैं और भाग की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद थे, तो 2022 के संदर्भ में पूछ रहा है। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो ये प्रश्न है ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और ये पुराना प्रश्न भी है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 448। ठीक है, कितने अनुच्छेद, तो 448 अनुच्छेद। क्लियर है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो अभी अनुच्छेदों की संख्या तो और बढ़ गई है। ठीक है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को किस सूची में दर्शाया गया, तो अगर हम लोग शक्ति विभाजन की बात करेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपसे प्रश्न कह रहा है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया। तो कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया, तो आप आंसर करोगे 3। कौन कौन सी सूची, तो आप आंसर कर दोगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी, तो आप आंसर कर दोगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। क्लियर है, याद रखेंगे। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 279A निम्न में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
बताएंगे। अनुच्छेद 279 ए की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से, यूपीएससी से, निर्वाचन आयोग से या फिर वित्त आयोग से। देखो अगर वित्त आयोग की बात करेगा तो वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, अगर निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? तो ये आपका 324 में है। यूपीएससी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 315 में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी, जिसे आप कहते हो। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप जीएसटी कहते हो, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो काउंसिल है तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 279 ए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी से कौन सा संशोधन संबंधित है तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे 101वां संशोधन। जीएसटी से कौन सा संशोधन? तो आप आंसर करोगे 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सेशन एक बार आप पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना। सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, सरकार के संसदीय स्वरूप, शक्तियों के पृथक्करण या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो आंसर कर दोगे सरकार के संसदीय स्वरूप। सरकार में अगर हम लोग बात करेंगे जो संसद है तो संसद में जो प्रतिनिधि होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, और सांसद लोगों का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको पता है कि हम लोग अपने सांसदों को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करें 2022 तक भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचियों की संख्या जो है पहले कितनी थी? तो 8 थी, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गई। अभी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी भी 12 ही अनुसूचियां हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? क्या आंसर करोगे? तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, अनुच्छेद 341। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 341 के तहत यह शक्ति जो है किसको सौंपी गई? यह शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को सौंपी गई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 341 के तहत यह शक्ति जो है किसको? राष्ट्रपति को सौंपी गई। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जो है वो जातियों को, उपजातियों को, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति प्राप्त है। क्लियर है? आगे बढ़ेगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? क्या आंसर करिएगा? तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, क्या करे? यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इनमें 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, यदि राज्यसभा क्या कर दे? यदि राज्यसभा उनको उन प्रस्तावों को पास कर दे तो केंद्र सरकार उन पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ये बात अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में कहा गया, आप आंसर करोगे अनुच्छेद 249 में। ठीक है, कहां पर? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 249 में कि राज्यसभा राज्य सूची के ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है जो क्या हो, जो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए हों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ये जो अनुच्छेद है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्या आंसर करोगे? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो आंसर कर दोगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से। ठीक है, किससे? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है ये अनुच्छेद 72। ऑप्शन संख्या क्या कर दीजिएगा? ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ और भी चीजें जानना आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे अनुच्छेद 72 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान है की शक्ति प्राप्त है।
वहीं अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत क्या होगा, तो अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि राज्यपाल जो होते हैं तो राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है, राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, बताइएगा। तो मृत्युदंड को माफ करना, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अभी हम लोगों ने बात की थी, कहां पर है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है और इसमें राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। ठीक है, मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्या आंसर करोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे आपका ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। ठीक है, कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आता है आपसे पूछ रहा है, मतलब जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो आप आंसर कर दोगे किसको, वन आंसर कर दोगे। ठीक है, किसको, वन आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप नोटिस कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 ऐसे विषय थे जो राज्य सूची के थे, उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन कौन है, तो देखो यहाँ पर एक शिक्षा है। शिक्षा अगर हम लोग बात करें तो पहले शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था। 42वें संशोधन के द्वारा इनको क्या किया गया, तो 42वें संशोधन के द्वारा इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षा हो गया, इसके अलावा वन हो गया, नाप तौल हो गया, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसे विषय थे जो पहले राज्य सूची के विषय थे, बाद में इनको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्लियर है, याद रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी से संबंधित प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, तो क्या आंसर कर दोगे। तो शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है शिक्षा राज्य सूची में था, जिसको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक, भारतीय शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, क्या हो जाएगा, तो शिक्षा को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। ठीक है, क्या है, तो जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही विकल्प दिख रहा है और इसी में हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, किसे, अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 अनुच्छेद दिए गए हैं और दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अनुच्छेद 21 दिया है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अनुच्छेद 21 भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 कहता है कि इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया किस संशोधन के द्वारा, तो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आ जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख है, अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में, तो अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 21 का को पढ़ा था, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें शिक्षा का अधिकार है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, शिक्षा का अधिकार है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन से किया गया, तो आप आंसर करोगे 86वें संशोधन
2002 से किया गया, 86वां संशोधन 2002 से किया गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? फिर से वही प्रश्न है, घुमा फिरा के आपसे एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे? अनुच्छेद 21 का कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? 21 का या फिर ए कर दोगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता की प्रदान की गई है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको कहां पर, किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाएगी? तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 21 में। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 21 से कर दोगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब आपको अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? क्या आंसर कर दोगे? जीवन का अधिकार, क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आप अनुच्छेद 21 में। कहां पर? तो अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, क्या हो जाएगा? तो वही आंसर करोगे आप अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है। क्लियर है। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवित रहने का अधिकार प्रदान किया गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता? तो क्या बताइएगा? तो क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता? क्या आंसर करेंगे? फटाफट बताइएगा। आंसर कर दोगे आप लोग अनुच्छेद 20 और 21। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन संख्या ए दिख रहा है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं किया जा सकता, बाकी सारे मूल अधिकार आपके निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे मूल अधिकार निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? सीधे अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए, तो कौन सा अनुच्छेद है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये अनुच्छेद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगर सीधे शब्दों में आपसे पूछा जाए तो आपसे कहा जाए कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करता? बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि आपको आपके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता? आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 20 को। किसको? अनुच्छेद 20 को आंसर कर दोगे। ठीक है, महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है अनुच्छेद 370 के तहत क्या किया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके मसौदाकार कौन थे? अगर हम लोग बात करें तो इसके ड्राफ्टर कौन थे जो इसको बनाया था? तो वहाँ पर आंसर कर दोगे एन गोपालास्वामी अयंगार। ठीक है, कौन जाएंगे? तो गोपालास्वामी अयंगार जो है ये अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। और 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग राज्य, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया? बताएगा, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कर्मचारियों के मजदूरी या फिर उनके जीवन निर्वाह के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? क्या आंसर कर देंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे आप आंसर संख्या क्या कर दोगे? बी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 43। ठीक है, अगर आपसे कुटीर उद्योगों की बात कर ले, अगर आपसे पूछा जाए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योगों या फिर आपसे पूछ ले मनरेगा की बात कहां पर की गई है? मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा के लिए क्या आंसर करोगे? अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योगों के लिए अनुच्छेद 43। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद है जो क्या कर रहा है? जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित कर रहा है। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, अनुच्छेद 51। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा या वैदेशिक मामलों से संबंधित। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कुछ और अनुच्छेद हैं जिनको आपको जानना और याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको के लिए ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये सारे ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से निकाल दिया गया। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता की बात करता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। ये तीनों अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 में है क्या। तो भाग 4 में आप कहोगे क्या है, तो भाग 4 में आप कहोगे डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब आप कहोगे अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 43 भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे सहकारी समितियों का उल्लेख है। ठीक है, किसका, भारत संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी जो है ये सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। ठीक है, क्या है, तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है, बनाएंगे क्या हो जाएगा। तो कौन से दो अनुच्छेद हैं, क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। दूसरे शब्दों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिट जारी करने का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है। तो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, आप आंसर करोगे 32। अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, आप आंसर करोगे 226। ठीक है, रिट कौन कौन जारी करता है, तो आप आंसर करोगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करती है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, अभी इस प्रश्न को बताया है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के उच्च न्यायालय कह रहा है ना, उच्च न्यायालय कह रहा है ना, तो उच्च न्यायालय कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 226 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय कहेगा तो क्या आंसर कर दोगे, 226 कर दोगे। और अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो आप आंसर क्या कर दोगे, 32 कर दोगे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय कह रहा है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट कहेगा तो 226 और सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 32। ठीक, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित बताएगा, क्या हो जाएगा। ये सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो 4 अनुच्छेद है ना, ये 4 के चारों अनुच्छेद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको राष्ट्रपति का अगर हम लोग बात करें तो आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक ये सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक के सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या फिर उनके कार्यकाल का उल्लेख है। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये चारों अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 56 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ये 3 अनुच्छेद भी याद रखना। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आज ही के सेशन में मैंने इस प्रश्न का आंसर किया था, मैंने आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया है। ठीक है, अगर आप लोग ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको याद होगा, मैंने 280 अनुच्छेद 280 आज ही के सेशन में बताया है। क्या आंसर कर दोगे, किसका उल्लेख है? तो आंसर कर दोगे वित्त आयोग का। ठीक है, किसका? तो वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का गठन कौन करता है तो क्या आंसर करोगे? तो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कितने समय के लिए करते हैं? तो 5 वर्षों के लिए करते हैं। कितने समय के लिए? 5 वर्षों के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, कितने? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो किसको 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोगों ने आज ही के सेशन में पढ़ा था, आंसर कर दोगे नागालैंड। ठीक है, किसको? तो नागालैंड को 371A के तहत विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ,
एक बार पहले भी दिखा चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग एक बार जरूर अच्छे से दोहरा लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अगर लोग बात करें कि अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371A के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371B के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371C के तहत मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान और 371D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, तो इनको आप याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दो बार याद जो है दोहराएंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित है? क्या आंसर कर दोगे? तो ये प्रश्न भी हम लोग आज ही के सेशन में कर चुके हैं। आंसर कर दोगे आप लोग अनुच्छेद 3। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के क्या हो जाएगा, गठन या फिर सीमा में जो है हेरफेर या फिर फेरबदल करने का अधिकार है। और किसको दिया गया अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर कर दोगे किसको? संसद को। किसको अधिकार है? तो आप आंसर कर दोगे संसद को। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये सारे अनुच्छेद। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य का उल्लेख है। तो क्या आंसर करोगे? तो देखो, एक तो असम का उल्लेख है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेघालय का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का उल्लेख है। तो कौन सा राज्य नहीं होगा? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से राज्यों का उल्लेख है तो आप आंसर कर दोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सभी राज्यों का 6वीं अनुसूची में उल्लेख है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। 6वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करें 6वीं अनुसूची में कौन कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन है, ठीक है, तो कौन? अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है। कौन कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्र जो है ये 6वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये संशोधन याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आंसर करोगे? तो यहाँ पर लोग बात करें तो एक तो आपको ये संशोधन याद रखना है, 44वां संशोधन 1978, और इसके द्वारा अनुच्छेद 300 का क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 300 का में क्या किया गया? तो 44 संपत्ति का जो अधिकार है आपका, राइट टू जो प्रॉपर्टी है, इसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। पहले ये कहाँ पर था? तो पहले ये अनुच्छेद 31 में था। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसको अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।